Let's start with the today's lecture. Issue of debentures. अच्छा मेरी आवाज बराबर है, कोई ब्रेक नहीं हो रहा ना? बोलो जल्दी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट देन. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये एक्चुअल में इसका प्रॉब्लम ये है कि ये लेसन में ना बहुत बार कंफ्यूजन होता है करना क्या है, तो यही इस लेसन का प्रॉब्लम है. ठीक है, ठीक है, चलो. अब इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को? इसमें अपने को पढ़ना है पहले कि डिबेंचर्स के टाइप्स कितने हैं, डिबेंचर का मतलब क्या है, ऐसे सब स्टार्ट होता है. सबसे पहले यहाँ पे डिबेंचर्स ये कंसेप्ट आया ही क्यों है जबकि शेयर्स ऑलरेडी थे. डिबेंचर्स इसलिए आए हैं क्योंकि जो शेयर्स की जो नीड थी, मतलब जितना उनको कैपिटल रिक्वायर्ड था, कंपनीज को, कॉर्पोरेट को जितना रिक्वायर्ड था उतना सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे बाय सोर्सेस ऑफ इक्विटी. इस वजह से कंपनीज ने अपना जो बहुत ज्यादा नीड है फंड्स की, इसलिए उन्होंने डिबेंचर्स ये ऑप्शन एक्सप्लोर किए. एक्चुअली वो डेट इंस्ट्रूमेंट पे आए और डेट इंस्ट्रूमेंट में एक मोस्ट कॉमनली डेट इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं वो है डिबेंचर्स. कंपनीज को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, हर बार कोई भी चीज करनी है तो कंपनीज को पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है. उस वजह से उनकी नीड शेयर्स के साथ सेटिस्फाई नहीं हो रही थी. दैट्स वाई वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनको एक चीज मिली है, डेट इंस्ट्रूमेंट. और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज डेट इंस्ट्रूमेंट है डिबेंचर्स. अब डिबेंचर है क्या? डिबेंचर एक ऐसा बॉन्ड है बेसिकली जिसपे तुमने सामने वाले से लोन लिया है, तो एज अ कंपनी तुम किसी से लोन ले रहे हो, ये है डिबेंचर्स. ठीक है, यहाँ पे लोन तुम ले रहे हो, कंपनी ले रही है सामने वाले से, जो भी तुम्हारा डिबेंचर होल्डर है उससे लोन. ओके, अच्छा, ये डिबेंचर्स पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रहेगा हर बार, हर साल तुमको डिबेंचर्स पे फिक्स्ड इंटरेस्ट देना है. उसके बाद में एक स्पेसिफिक डेट पे देना है और डिबेंचर्स रिडीम भी करने हैं एक स्पेसिफिक डेट पे. अच्छा, डिबेंचर्स तुम एक तो इसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी दे सकते, नहीं तो नहीं भी दे सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. डिबेंचर्स नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, जैसे अपने शेयर्स होते हैं वैसा ही. ठीक है, नॉर्मली हर चीज डिबेंचर्स की वैसी होती है. अच्छा, मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? ठीक है, चलो. अब अपन चलते हैं डिबेंचर्स का ये जो डिफरेंस बिटवीन है, ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है. डिबेंचर्स का ये डिबेंचर्स एंड शेयर्स का डिफरेंस बिटवीन, देखो इसमें क्या क्या है. डिबेंचर होल्डर्स ये क्रेडिटर्स है, शेयर होल्डर्स ये ओनर्स है तुम्हारे कंपनी के. डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता है, हर शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, मतलब जो इक्विटी वाले, प्रेफरेंस वालों को नहीं होता. इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है और डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं रहता कभी. ठीक है, अच्छा, डिबेंचर पे एक स्पेसिफिक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो कुछ भी हो, डिबेंचर्स पे हर बार इंटरेस्ट देना कंपलसरी है. बट शेयर के केस में ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट का रेट नहीं रहता, कभी दे भी सकते कभी नहीं भी सकते, तुम्हारी मर्जी चल रही है. ठीक है, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट रुको. हेलो हेलो हेलो, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में जल्दी बोलो क्या करना. नहीं नहीं नहीं, बाहर करना टाइम नहीं है. हाँ, ठीक है. डिबेंचर्स पे एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट देना कंपलसरी है. ठीक है, प्री डिटरमाइंड. शेयर के केस में ऐसा कुछ नहीं है, जितना प्रॉफिट है उसमें से जितना देना है दे सकते. इनफैक्ट प्रेफरेंस शेयर के केस में तो भी ऐसा रहता है कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट का रेट होता है. इक्विटी में तो कुछ भी नहीं होता, इक्विटी में तुम्हारे मन के हिसाब से चल रहा. ठीक है, अच्छा, डिबेंचर्स ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. मेरे हिसाब से अब तुम उस बात को समझ सकते हैं, ये चार्ज का मतलब क्या है. टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते वक्त प्रॉफिट में से डिबेंचर का इंटरेस्ट तुम डिडक्ट कर सकते हैं, इस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. अगर 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा और 30,000 का डिबेंचर का इंटरेस्ट है तो 70,000 पे ही तुमको टैक्स पे करना है, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है, अच्छा, शेयर का अगर 30,000 का डिविडेंड है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है. शेयर्स को जो डिविडेंड दे रहे हैं ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बिकॉज तुम्हारी ही कंपनी के ओनर है, तुम ही दे रहे हो उसको जो करना है वो. ठीक है, चलो. उसके बाद में
तो डिबेंचर का इंटरेस्ट ये चार्ज में आता है, डिविडेंड ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अच्छा ये क्यों पढ़ा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन आया तो ये आ सकता है। अच्छा डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स कौन से, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, सिक्योर, ये वो बहुत सारे हैं, ऐसे 8 डिबेंचर्स के टाइप है। पर यहाँ पे शेयर्स में तो सिर्फ 2 है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, बट खत्म, और कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अभी डिबेंचर्स अपन बताते कहाँ है, हाँ कम कम कम, बस बस बस, हाँ अभी डिबेंचर्स बताते कहाँ है अपन, डिबेंचर्स ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये हेड में बताते हैं, कहाँ बताते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये हेड में बताते हैं। अच्छा शेयर्स कहाँ बताते हैं, शेयर होल्डर्स को अपन बताते हैं, शेयर होल्डर्स फंड ये हेड का नाम है, वहां बताते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड और ये बताएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके ठीक है, उसके बाद में डिबेंचर्स ये कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते तुम, सॉरी डिबेंचर्स हर बार कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर में, ऑप्शन हो सकता, बट शेयर्स कभी कन्वर्ट नहीं हो सकते डिबेंचर्स में, क्योंकि शेयर होल्डर्स ये ओनर है तो रिवर्स नहीं आ सकते, वो क्रेडिटर्स नहीं बन सकते, बट जो क्रेडिटर्स है, जो डिबेंचर होल्डर्स है, दे कैन कन्वर्टेड इनटू शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा तुम अगर शेयर होल्डर्स पैसा नहीं देते तो सीधा सीधा शेयर फॉरफिट कर देते बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, बट डिबेंचर के केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज डिबेंचर से तुम लोन ले रहे हो, तो अगर वो पैसा नहीं दे रहा तो तुम फॉरफिट नहीं कर सकते हो। डिबेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट बट शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। ठीक है, अच्छा अगर डिबेंचर्स रिडीमेबल होते हैं, ऐसा नहीं कि कभी पे नहीं करना, कभी ना कभी उसको पैसा देने पड़ते हैं जब भी उसकी मैच्योरिटी हो रही है, पर शेयर्स कैसा है, जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेट होंगी, तभी उनको पैसा पे करना है, उसके पहले नहीं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये है, सपोज बीच में कोई प्रॉब्लम हो गया और कंपनी बंद हो गई, कोई प्रॉब्लम है कंपनी बंद हो गई, वो केस में डिबेंचर होल्डर को सबसे पहले पैसा देंगे, सबसे पहले जो लाइन पैसे जिनको देना है सबसे पहले उस लाइन में डिबेंचर होल्डर्स रहेंगे, कंपनी को उनको सबसे पहले पेमेंट करना है, शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट। ठीक है, सबके पेमेंट होने के बाद अगर पैसा बचता है देन शेयर होल्डर्स। तो ये डिफरेंस है। अभी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या है, देखो सिक्योरिटी के बेस पे, सिक्योरिटी के बेस पे कितने, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर, ये 2 टाइप्स होते हैं। सिक्योरिटी के बेसिस पे, सिक्योरिटी के हिसाब से मतलब जिसमें कोई सिक्योरिटी दी है, डिबेंचर्स के अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी दी है तुमने, उसको बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर। सिक्योरिटी 2 टाइप की होती है, फ्लोटिंग चार्ज एंड फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज का मतलब है जिसपे स्पेसिफिक एसेट एज अ सिक्योरिटी दिया है, तो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, एक स्पेसिफिक एसेट दिया है एज अ सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, अच्छा वो एसेट जो स्पेसिफिक एसेट दिया है उसको डिबेंचर होल्डर को पूछे बिना उसको बेच नहीं सकते, अगर बेच दिए परमिशन लेकर बेचो, बेचे बाद में जो भी उस एसेट से रियलाइज हो रहा है, जो पैसा आ रहा, सबसे पहले यू हैव टू पे ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, पहले डिबेंचर होल्डर्स को पे ऑफ करो, देन कुछ बैलेंस बच रहा है तो फिर उसको तुम रख सकते हो, सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को देना। कौन से केस में बोल रही, फिक्स्ड चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं है, पूरे एसेट पे ऐसा बोल दिया कि ठीक है भाई पूरे एसेट पे अपन चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द फ्यूचर वन, फ्यूचर एसेट्स को इंक्लूड करके भी चार्ज क्रिएट कर रहे, ये होता है फ्लोटिंग चार्ज में। ठीक है, अच्छा अनसिक्योर डिबेंचर जिसपे कोई सिक्योरिटी नहीं है, बहुत रिस्की है डिबेंचर्स, इसको बोलते हैं अनसिक्योर डिबेंचर। कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं हो रहे शेयर्स में। ठीक है, रिडीमेबल मतलब जो डिबेंचर्स रिडीम होंगे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल 15 साल 20 साल कभी भी हो पर रिडीम हो रहे। इरिडेबल डिबेंचर्स मतलब जो कभी भी रिडीम नहीं हो रहे, तो इनको पैसा कब रिटर्न करना है, जब कंपनी लिक्विडेट होंगी तब इनको पैसा देना है, उसके पहले नहीं। अच्छा इरिडेबल डिबेंचर्स को एक नाम है परपेचुअल डिबेंचर्स, क्या नाम है इसको, परपेचुअल डिबेंचर्स। ठीक है, निगोशियबिलिटी मतलब ट्रांसफर के बेसिस पे, निगोशियबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, निगोशियबिलिटी के बेसिस पे 2 टाइप हो रहे, रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब है ऐसे, ये जो डिबेंचर्स है इनका पूरा कंपनी के पास डिटेल होता है कि मेरे डिबेंचर होल्डर्स क्या है, उनका नाम क्या, एड्रेस, फोन नंबर, हर चीज कंपनी के पास रजिस्टर में मेंटेन है, इसीलिए इनको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अच्छा ये
तुमको किसी और को ट्रांसफर करना तो इतना इजीली ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, ये इतना इजीली ट्रांसफर नहीं होगा, इसके लिए अपने को एक वारंट इश्यू करना पड़ता है, ये सब अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, बियरर डिबेंचर जिसका कंपनी के पास कोई लेना देना नहीं है, कौन इसका ओनर है, कौन डिबेंचर होल्डर है, कंपनी को नहीं पता है, अगर तुमको ये किसी को देना है तो तुम इजीली उठा के ट्रांसफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी के बेसिस पे फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज। फर्स्ट मॉर्गेज मतलब कोई असेट दिया, उस पर सबसे पहला फर्स्ट चार्ज ये डिबेंचर होल्डर का है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट चार्ज का मतलब है, अगर उस असेट से पैसा रियलाइज होता है, पैसा आता है, तो सबसे पहले वो फर्स्ट चार्ज वाले को पे करना है। सेकंड मतलब फिर फर्स्ट चार्ज पेमेंट हो गया पूरा, देन सेकंड चार्ज वाले को दो, तो वो असेट पे जो पैसा रियलाइज हो रहा उस पर सबसे पहला अधिकार किसका है, जिसका फर्स्ट चार्ज है, सेकंड जिसका सेकंड चार्ज, ठीक है। तो सेम असेट किसी को सिक्योरिटी पे दी है, तो उस पे फर्स्ट चार्ज किसका, उस पे उस असेट पे सेकंड चार्ज किसका, इसको ये वे में बोला है प्रायोरिटी में, ठीक है। तो अभी हो गए टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये आगे चले, चलो आगे चलते हैं फिर। अभी ये देखो यहां से कंफ्यूजन चालू हो जाता, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसमें अलग अलग केसेस है, तो अपन केस वाइज जाएंगे। पहला केस क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पार पे इश्यू कर रहे और इसका रिडम्पशन भी पार पे ही हो रहा, मतलब जो अपनी फेस वैल्यू है वही अपनी इश्यू प्राइस है, रिडम्पशन प्राइस भी वही है, 100 रुपए पे है तो 100 रुपए पे चल रहा। तो इसके एंट्रीज कैसे होते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी 100 रुपए की बात चल रही, सिर्फ एक डिबेंचर की एंट्री कैसे होती है मैं वो दिखा रही। बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100, दैट्स इट। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा है वो ट्रांसफर करते, कहाँ ट्रांसफर करते हैं, डिबेंचर अकाउंट में, उसकी एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10%, मेरे एग्जांपल में 10% है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये ट्रांसफर एंट्री है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करना है 10% डिबेंचर अकाउंट में। अच्छा एक चीज समझो, एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कब होता है, ये चीज पता है क्या तुमको, जब वो डिबेंचर्स अलॉट हो जाते हैं, अलॉटमेंट हो गया, देन वी ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो जब अलॉटमेंट हो गया तो फिर ट्रांसफर की एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट में, ओके। तो ये तो नॉर्मल हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा तो ये इसमें कोई एंट्री में प्रॉब्लम नहीं, इश्यू प्राइस भी फेस वैल्यू है और रिडम्पशन प्राइस भी फेस वैल्यू, इसमें कोई नहीं। अभी सेकंड केस क्या है, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, मतलब डिस्काउंट पे इशू कर रहे, 100 रुपए का डिबेंचर 90 पे इशू कर रहे और रिडम्पशन कितने 100 रुपए पे ही। अब उसकी एंट्री क्या होती है देखो, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, अब अपन 90 पे है, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा कितना आया 90, सिर्फ 90 से डेबिट करो टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 90, दैट्स इट। अच्छा अब डिबेंचर का जो डिस्काउंट है वो रिकॉर्ड कब करना, ये बात पे आते हैं अपन, कब रिकॉर्ड करना उसको, जब उसकी अलॉटमेंट हो गई है तभी डिबेंचर का डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं। कब करते हैं, जब उसका अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट हो गया तभी तुम डिबेंचर्स एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। तो जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर रहे हो ना डिबेंचर अकाउंट में, तभी डिस्काउंट की एंट्री पास करो। तो एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 टू 10% डिबेंचर अकाउंट 100, ये एंट्री हो रही है, ठीक है। कब करना, एप्लीकेशन मनी जब तुम ट्रांसफर कर रहे हो डिबेंचर अकाउंट में तभी डिस्काउंट रिकॉर्ड करना, बिकॉज डिस्काउंट कब रिकॉर्ड होता है, जब डिबेंचर्स अलॉट हो जाते हैं तभी डिस्काउंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके पहले नहीं, ठीक है। तो ये एंट्री है। अच्छा ये कब, मैं ये जो एप्लीकेशन पे वन टाइम पूरा पेमेंट हो रहा तब की एंट्रीज बता रही। अगर उल्टा केस है, सपोज नीचे वाला एग्जांपल देखो इलस्ट्रेशन 2, अगर वो केस में ऐसा है अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखो क्या चल रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में है 30 रुपए का एप्लीकेशन मनी है, 60 रुपए का अलॉटमेंट मनी है, ठीक है।
अच्छा मेरे को बोलो डिबेंचर का डिस्काउंट है, कुछ नहीं बोले तो कब रिकॉर्ड करना, ये चीज समझो। कुछ भी नहीं बोल रहे, डिबेंचर का डिस्काउंट कब रिकॉर्ड करना, जब तुम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हो तब रिकॉर्ड करना है। तो पहली एंट्री होंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 30 रुपए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करते हो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, एंड देन अलॉटमेंट मनी ड्यू करते ना तब डिस्काउंट रिकॉर्ड करो। उसकी एंट्री होती है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सॉरी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। तो अपन रिकॉर्ड कब कर रहे, जब तुम अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रहे हो तब मैं डिबेंचर का डिस्काउंट रिकॉर्ड कर रही। अच्छा ये कब, जब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में पैसा मंगाए तो डिस्काउंट कब रिकॉर्ड करना, ये केस में जब अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है, ठीक है। और अगर वन टाइम पेमेंट है, पूरी वन टाइम में मंगा रहे पूरा पैसा, तो डिस्काउंट कब रिकॉर्ड करना, जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर रहे हो। कब, जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर रहे हो। किधर ट्रांसफर करते हैं, डिबेंचर अकाउंट में, व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द एप्लीकेशन मनी। तो ये चीज याद रखो, जब अलॉटमेंट आ रही है तो डिबेंचर का डिस्काउंट कब रिकॉर्ड करना, अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तब। और वन टाइम में पूरा है, एक ही साथ एप्लीकेशन में मंगा रहे तो डिस्काउंट कब रिकॉर्ड करना, जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर रहे हो डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है, ठीक है, ये चीज सबको समझिए। ओके चलो आगे चले फिर। अच्छा ये केस हो गया, पहले पार पे इशू करे, पार पे ही रिडीम करे, ये भी हो गया। अब डिस्काउंट पे इशू कर रहे, रिडीम कर रहे पार पे, ये हो गया। थर्ड केस है डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, मतलब तुम्हारी इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है, प्रीमियम पे दे रहे, 100 रुपए का डिबेंचर 110 पे इशू कर रहे, एंड रिडीम कितने पे कर रहे, सेम पार पे कर रहे, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना पैसा आ रहा, 110 आ रहा ना, 110 पूरा, वन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी एप्लीकेशन पे जो 110 रुपए आए हैं उसमें से प्रीमियम कितना है, सिर्फ 10 रुपए, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाओ। कौन सा अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैम वो तो शेयर्स के लिए बनता है, नहीं वो दोनों के लिए बनता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये अकाउंट, जो भी प्रीमियम के नाम पे पैसा आ रहा है ना वो उस अकाउंट में डालेंगे, आइदर शेयर्स और डिबेंचर्स। प्रीमियम के नाम पे जो भी पैसा आ रहा वो कौन से अकाउंट में डालना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन 110 टू 10% डिबेंचर 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना, 10 रुपीज, ठीक है। तो ये कब करेंगे, जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर रहे, ठीक है। चलो अभी ये केस भी हो गया। अब प्रॉब्लम कौन से केस में होती है बच्चों को पता है क्या, ये फोर्थ वाला केस, जब डिबेंचर इशू कर रही मैं पार पे, रिडीम कर रही प्रीमियम पे। इशू किस पे कर रही, पार पे कर रही, रिडीम कर रही प्रीमियम के। ये तीन तो अभी तक बियरेबल था, फोर्थ वन थोड़ा टफ होता है, फिफ्थ वन में तो दिमाग ही काम नहीं करता। तो फोर्थ वन क्या है, इशू कर रही पार पे, फेस वैल्यू यही मेरी इशू प्राइस है, रिडीम कर रही प्रीमियम पे। इशू प्राइस 100 रुपए, रिडम्पशन प्राइस जिस पर रिडीम कर रही वो 110 है। अब वो केस पे क्या करना, ये तो बैठे बैठा लॉस हो गया कंपनी को, सामने वाले से 100 रुपए लो, उससे बंदे को रिटर्न कर दो 110 दो, तो कंपनी को तो बैठे बैठा लॉस हो गया। तो वो लॉस को रिकॉर्ड करना है, क्यों करना है, अभी अभी तो नहीं दे रहे मैम, अभी क्यों रिकॉर्ड करना, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है जो बोलता है फ्यूचर में होने वाला लॉस तुमको कंफर्म पता है कि लॉस है, तो यू शुड रिकॉर्ड एज नाउ। तुमको पता है, जिस दिन पता चल गया ना उस दिन लॉस रिकॉर्ड करना है, ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलता है। इसीलिए मैं डिबेंचर का लॉस अभी रिकॉर्ड कर रही, अभी लेते वक्त तो 100 रुपए लूंगी बट देते वक्त 110 देना, ये अभी डिसाइड हो गया, अब तो मुकर नहीं सकते, इसलिए लॉस भी अभी रिकॉर्ड करो। अभी ये जो लॉस है इसके लिए एक अकाउंट है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये अकाउंट रहता। तो बाकी सब एंट्रीज तो नॉर्मल होती, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करो 10% डिबेंचर अकाउंट में। तो लॉस जो अपन कर रहे वो एंट्री कब करना, वो जब तुम डिबेंचर का अलॉटमेंट ड्यू करते हो
तब एंट्री करना है। क्या करना है? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस मतलब जितना तुम प्रीमियम दे रहे ना रिडम्पशन पे, वो अमाउंट लिखो यहाँ पे, टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक ही अकाउंट है, ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ये अलग अकाउंट है, उसमें मर्ज मत करो। प्रीमियम का अलग अकाउंट, रिजर्व का अलग, पूरा वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ये बहुत अलग अकाउंट है, उसके जगह ये नाम मत लिखो। डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, प्रीमियम बोल रहा ना वो सिर्फ प्रीमियम लेगा जो रिडम्पशन पे पे करना है, ठीक है। अगर सपोज तुमको 110 पे करना है प्रीमियम पे और तुम्हारी इशू प्राइस है 30 रुपए एप्लीकेशन पे ले रहे और 70 रुपीज ले रहे अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री कैसे होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 30/30, डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू 10% डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 30/30। नाउ अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है। अब ये एप्लीकेशन तो 30-70 ये सब बराबर हो गया, इशू प्राइस 100 है, बट रिडम्पशन कितने पे? 110 पे कर रहे। अब ये जो 10 रुपए का लॉस है कब रिकॉर्ड करना? जब डिबेंचर अलॉट कर रहे, अलॉटमेंट ड्यू कर रहे तब। तो अभी एंट्री क्या होंगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट? 70, क्योंकि अलॉटमेंट पे 70 रुपए मंगा रहे। फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? 10 रुपए से। क्यों 10 रुपए? वो लॉस सिर्फ 10 रुपए का है, सिर्फ 10 रुपीज का है लॉस, ठीक है। अच्छा, टू 10% डिबेंचर अकाउंट कितना? 70। अगेन टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम कितना? 10। प्रीमियम के नाम पे कितना दे रहे? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 10 रुपए दे रहे, बस 10 रुपए, ठीक है। ये एंट्री, सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री अलग होंगी, बाकी तो सब नॉर्मल एंट्रीज। अच्छा, यहां तक भी ठीक था। अब गड़बड़ ना इसके ऊपर होती है, गड़बड़ क्या, महा गड़बड़ हो जाती है। अब क्या है केस? डिबेंचर इशू पे लॉस पे कर रहे, मतलब डिस्काउंट पे इशू कर रहे, और रिडम्पशन पे डिबेंचर का ये प्रीमियम पे हो रहा, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर उसकी इशू प्राइस में 90 है एंड रिडीम कर रही उसको 110 पे। अब ये गड़बड़ हो गई है। अगर तुम देखे तो मैं लेते वक्त सिर्फ 90 ले रही, वो पर्सन को देते वक्त 110 देना है, मेरे को बैठे बिठाए कितने का लॉस हो गया? 20 का। मैम पर 10 रुपए का तो डिस्काउंट है, 10 रुपए का लॉस है। हाँ, ये चीज बराबर है, 10 रुपीज का डिस्काउंट है, 10 का लॉस है, पर दोनों को साथ में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बोल सकते। थोड़ा अलग लग रहा है तो सीधा ऐसा लिखो, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस, दोनों साथ में लिख सकते है, तो सेम ही टाइप ऑफ अकाउंट ना, तो साथ में लिख सकते। अब इसका एक केस लेते, इसका एग्जाम्पल लेते अच्छे से, मेरे साथ एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। 1 मिनट दो मेरे को, सिर्फ मैं स्क्रीन शेयर करती। देखो क्या चल रहा, क्वेश्चन में चल रहा ये 30 रुपए एप्लीकेशन पे आ रहे, 80 रुपीज अलॉटमेंट पे आ रहे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 5000, इशू प्राइस है इशूड एट 10% प्रीमियम, ठीक है। नहीं प्रीमियम नहीं रहे, सॉरी 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट का केस चल रहा है ना, 10% डिस्काउंट पे इशू करे, ठीक है। एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, ठीक है। इशू कर रही 10% डिस्काउंट पे, और तो फिर यहाँ पे 60 होना ना, मैंने शायद उल्टा ले लिया, सॉरी 30 रुपए का एप्लीकेशन है, 60 रुपीज का अलॉटमेंट है, ठीक है। और इशू कर रही 10% डिस्काउंट पे, तो मतलब 90 बराबर हो गया, 100 रुपए की फेस वैल्यू 10% डिस्काउंट मतलब 90 हो गया, तो 30 रुपए का एप्लीकेशन, 60 का अलॉटमेंट, और रिडीम कर रही इसको 10% प्रीमियम पे, ठीक है। चलो अभी क्या चल रहा, पहली एंट्री क्या होती?
पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 5000 इंटू 30, एप्लीकेशन पे कितना आ रहा 1.5 लाख। टू क्या, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या रहेगा, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव यही रहेगा। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करो, किधर करेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट में। अपना पास तो 10% चल रहा ना, तो 10% डिबेंचर अकाउंट। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू 10% डिबेंचर अकाउंट, मतलब एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अच्छा ये दो एंट्रीज नॉर्मल थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड एंट्री कौन सी है, अलॉटमेंट ड्यू करने की, उसमें प्रॉब्लम है। देखो वो एंट्री क्या होती, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से 5000 पे, अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगा रहे थे तुम 60 70, एक्चुअल में कैसा 60 रुपीज मंगा रहे, 10 रुपए का लॉस है, तो मंगा रहे कितना सिर्फ 60 रुपए। वो पर्सन मेरे को कितना देने वाला है 3 लाख। ठीक है, अच्छा डिबेंचर अलॉटमेंट 3 लाख। अभी डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10 रुपए का, तो डिस्काउंट और लॉस कितना है 10 रुपए का, तो दोनों साथ में लिखो, डिस्काउंट या फिर लॉस, या फिर सिर्फ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितने का है, एक डिबेंचर के पीछे 20 रुपए का लॉस है, 10 रुपए का डिस्काउंट, 10 रुपए का प्रीमियम, तो 20 रुपए का लॉस है। 20 रुपए का लॉस है, ठीक है, 20 रुपए का लॉस है इनटू कितना 5000, 1 लाख हो रहा, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अच्छा टू 10% डिबेंचर अकाउंट कितना करेंगे रे, फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की 60 रुपीज मंगा रहे, बट 10 रुपए का लॉस भी तो है, तो 70 इंटू 5000 करो 3,50,000। ठीक है, टू टू अब क्या, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। कितना है रे, प्रीमियम के नाम पे कितना पैसा दे रहे, सिर्फ प्रीमियम के नाम पे कितना दे रहे 10 रुपए, 10 रुपए इंटू कितना 5000, कितना हो रहा 50,000। ठीक है, तो अभी क्या करें, डिस्काउंट और लॉस को एक कंबाइन हेड में लिख दिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर साथ में लिख सकते हो। बट जब प्रीमियम की बात आएगी, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम में सिर्फ वो 10 रुपए डाल रही जो प्रीमियम देना है मेरे को एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, बस नाम ही है डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। ठीक है, ये एंट्री सबको समझिए, किसी को कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक सबको क्लियर है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है वो सीधा, ये यही अमाउंट भी वो चेंज नहीं कर लेंगे, ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और लास्ट में जब अमाउंट आ जाएगी अलॉटमेंट की, क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अच्छा किसी को यहाँ तक किसी को कोई डाउट, सबको सब समझ रहा है, ओके। अच्छा फिर केस 6, क्या केस है देखो, डिबेंचर इशू कर रहे प्रीमियम पे और रिडीम भी हो रहा बोले प्रीमियम पे, दोनों प्रीमियम प्रीमियम चल रहा, मतलब इशू प्राइस है बोले 105 रुपए, फेस वैल्यू 5 थी, इशू प्राइस इज 105 एंड रिडम्पशन इज एट 10% प्रीमियम, मतलब रिडम्पशन प्राइस है 110। ठीक है, इशू प्राइस इज 105, रिडम्पशन प्राइस इज 110, तो अभी 5 रुपए का प्रीमियम है इशू पे और रिडीम करते भी प्रीमियम पे करना है 110 के। ठीक है, अब उसकी एंट्री कैसे होती देखो, फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन बोले अपना ऊपर का, पर चेंजेस क्या है उसमें, 30 एप्लीकेशन पे है और 75 इज ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, 105 करना है ना अभी,
एप्लीकेशन पे इतना और अलॉटमेंट में कितना 75, ठीक है 105 हो गया। अच्छा 10% प्रीमियम पे इशू कर मतलब रिडीम कर रहे, इशू नहीं। तो अभी पहली एंट्री क्या होंगे रे? अच्छा कुछ नहीं बोला तो प्रीमियम कब आया? कुछ नहीं बोला तो प्रीमियम कब? अलॉटमेंट में। कुछ नहीं बोला तो प्रीमियम अलॉटमेंट पे रहता। तो अब एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री सेम 5000 into 30 1,50,000 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% 10% डिबेंचर अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर। तो पहली दो एंट्री में ऊपर से कोई चेंज नहीं। अभी थर्ड एंट्री में चेंज होता। क्या होती थर्ड एंट्री? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से डेबिट करूं? अलॉटमेंट अकाउंट कितना पैसा मंगा रहे अलॉटमेंट पे? 75। तो 75 into 5000 कितना हो रहा है? 3,75,000। ठीक है। अच्छा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3,75,000। अच्छा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। मैम लॉस कहाँ है? अरे है लॉस, अपन रिडीम कर रहे कितने पे? 110 पे। तो वो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे ना। अभी 5 रुपए का हिसाब मत लगाओ कि मैम 105 आ रहे और 110 दे रहे। प्रीमियम जो जा रहा ना वो अलग अकाउंट में जाता। वो प्रीमियम ऐसा अकाउंट है, एक बार उसके अंदर पैसा आया ना वो किसी और को देता नहीं है। तो वो 5 रुपए छोड़ दो, वो प्रीमियम अलग हिसाब जा रहा उसका। तो अभी लॉस कितने पे? 10 रुपए का से, क्योंकि 100 रुपए से कंपेयर करो, 105 से मत करो। प्रीमियम उसका पूरा हिसाब ही अलग चलता। अपन ये चीज हर बार बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम में एक बार पैसा गया वापस वो पैसा वापस बाहर नहीं निकलता, उसके बहुत रेस्ट्रिक्टेड ही यूज है। ठीक है, तो पैसा प्रीमियम में चला गया, बात छोड़ दो उसकी। ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने? फिर पूरा 10 रुपीज इंटू 5000। 10 कहां से? 10 रुपए प्रीमियम पे मतलब सॉरी रिडीम कर रहे हैं ना, टू 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर में कितना रहे? 70 into 5000, 3,50,000। ठीक है। अच्छा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये कहां से आया? 5 रुपए का जो प्रीमियम पे इशू कर रहे ना, जो प्रीमियम के नाम पे पैसा आ रहा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, कितना? 25,000। ठीक है, टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। कितना प्रीमियम कितना दे रहे रिडम्पशन के टाइम पे? 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए। 10 into 5000। 5000 क्या है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स 50,000 हो गया क्या? देखो बोला बराबर। एंट्री टैली। अच्छा किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, यहां तक आगे का मैं लेती हूँ। अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम पे सिर्फ जो प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे दे रहे वही आएगा। हाँ तो मैं 10 रुपए ले रही ना पूरा, मैंने 10 से कैलकुलेशन किया है। मैंने तो 10 से सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाला है। देख 5 रुपए जो इश्यू के टाइम पे दे रही ना, वो 5 रुपीज मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे डाला है। 5 into 5000 क्या है? रिडम्पशन पे कितना दे रही? 10 रुपए। 10 रुपए दे रही। किससे कंपेयर करना? फेस वैल्यू के साथ। फेस वैल्यू के साथ कंपेयर करो। फेस वैल्यू से 110 हो गया मतलब 10 रुपीज, तो वो 10 रुपीज है, उसके साथ कंपेयर करो। ठीक है, क्या बताओ एक बार और? इतना पूरा सीरियसली? देख मैं वापस एक बार बोलती, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है मेरे को पता है, पर इतना भी नहीं कि तुम नहीं समझ सकते। ध्यान से सुनो क्या चल रहा। डिबेंचर अलॉटमेंट 75 रुपीज का था, 30 रुपए का एप्लीकेशन, 75 का अलॉटमेंट, तो 75 into 5000 करो। अच्छा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर
10 रुपए है, कैसे निकाले मैम, 105 पे दे रहे, 110 पे तो अपन वापस रिडीम कर रहे, तो लॉस सिर्फ 5 रुपए के यहाँ आना चाहिए। ये चीज गलत है, मैंने अभी ये चीज बोली। एक बार सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा चला जाता है, वापस वो प्रीमियम का पैसा तुम यूज नहीं कर सकते तुम्हारे हिसाब से, उसके बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड यूज है, ठीक है। तो फिर लॉस निकालते वक्त रिडम्पशन पे कितना लॉस हो रहा ये कैलकुलेट करते हो, हर बार फेस वैल्यू से कंपेयर करो। फेस वैल्यू 100 रुपए थी और रिडीम कितने पे कर रहे 110, तो लॉस कितना हुआ 10 रुपीज का। फेस वैल्यू इज 100, रिडम्पशन प्राइस इज 110, तो लॉस कितने का हुआ 10 रुपए का। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना आएगा 10 रुपीज का लॉस इनटू 5000, ठीक है। अच्छा, टू 10% डिबेंचर अकाउंट 70 कहां से आया, 70 कहां से आया, अरे 70 ये अपना 75 में 5 रुपए तो प्रीमियम था, बाकी बचे वाला फेस वैल्यू 70। फेस वैल्यू डिबेंचर अकाउंट हर बार फेस वैल्यू पे रहेगा, जैसे शेयर कैपिटल हर बार फेस वैल्यू पे आता है, प्रीमियम रहो पार रहो डिस्काउंट रहो कुछ भी रहो, शेयर कैपिटल हर बार फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। सेम रूल अप्लाइज टू डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट हर बार फेस वैल्यू पर ही रिकॉर्ड होता है, 70 इंटू 5000। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब, सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब लिख लो, कंफ्यूजन हो रहा ना तो प्रीमियम पेबल, प्रीमियम ऑन इशू, इट इज प्रीमियम ऑन इशू, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम नाम में बोल रहा, रिडम्पशन का प्रीमियम, प्रीमियम पेबल ऑन, पेबल ऑन रिडम्पशन, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब ऐसा प्रीमियम जो तुम इशू कर रहे तब तुमको मिल रहा। 100 रुपए की इशू प्राइस, मतलब इशू प्राइस 105 है, फेस वैल्यू 100 है, तो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो 5 इंटू 5000 25,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब प्रीमियम रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन 10 इंटू 5000, ठीक है। अगर पहली बार ये चीज पढ़ रहे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, आई नो, अब इससे ज्यादा इस पर ध्यान मत दो। अगर तुम फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे तो ठीक है, फिर छोड़ना पड़ेगा। बाकी चल रहे क्या आगे, बाकी सबको तो क्लियर है। अच्छा, जिसने मेरे को डाउट पूछा था उसको क्लियर है, कौन था वो, ठीक है, ओके चलो। अभी ये हो गया सब, तीनों भी 6 की 6 केसेस अपन देख चुके, ठीक है। 6 ये पूरा हो गया। अब इसके आगे चलते, आगे क्या बोला इसने, अभी आगे बोला वो ऐसा रहता है ना, अगर 1 लाख के डिबेंचर्स तुम इशू कर रहे, सामने से अपने को एप्लीकेशन मिले 120 के, तो वो केस में क्या करना, एक तो प्रोरेटा अलॉटमेंट कर सकते, नहीं तो रिफंड कर दो, सीधा रिफंड कर देना, हाँ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा रिफंड कर दो। रिफंड करने की एंट्री क्या होती है, पहले तो 120 का पैसा मिला तो एंट्री हो रही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 120 के हिसाब से मिला ना, 120 डिबेंचर होल्डर्स, तो 1,20,000 सीधा सीधा मैं सब कंसिडर कर रही 1 रुपए ही इशू प्राइस है, ठीक है। फेस वैल्यू 1 ही है और इशू प्राइस भी 1 ही। डिबेंचर इशूड एट पार है, 1 लाख के डिबेंचर इशू करे थे, बट 1,20,000 के डिबेंचर होल्डर्स ने अप्लाई किया है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000। अभी डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा पहले तो तुमको रिफंड करना पड़ेगा। ये जितने भी मॉड्यूल में क्वेश्चन है सब ने यही बोला है, एक्सेस मनी रिफंडेड। अभी रिफंड करना है तो 20,000 रुपए रिफंड होंगे, क्योंकि तुमने तो सिर्फ 1 लाख ही इशू करे थे, 120 ने दे दिए, तो 20,000 रुपए तुमको रिफंड करने हैं। उसकी एंट्री क्या होती, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करो टू बैंक, बैंक क्रेडिट करो, पैसा जा रहा तुम्हारे बैंक से, ठीक है। अच्छा, वो दाने के बाद जो बचा है अब उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, 10% डिबेंचर अकाउंट में। मॉड्यूल ने ये डिफरेंट डिफरेंट एंट्री की है, डिबेंचर का रिफंड करने की अलग से एंट्री की है और ट्रांसफर कर रहे डिबेंचर अकाउंट में उसकी अलग एंट्री करे। तुम लोग कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कर सकते हो। तो ये नॉर्मली ऐसा कोई बड़ी बात नहीं,
तुम डिस्काउंट पे इशू कर रहे, उसमें भी ओवर अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट के लिए बहुत लोगों ने अप्लाई करा, ऐसा हो सकता है। प्रीमियम पे इशू कर रहे, हर केस में ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों ने अप्लाई किया है। तो क्या करना, एक्सेस डिबेंचर्स अगर क्वेश्चन में दिया है रिफंड कर दो तो रिफंड कर दो, अगर क्वेश्चन बोल रहा प्रो रेटा अलॉटमेंट हुई है तो प्रो रेटा अलॉटमेंट हुई है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा उसके हिसाब से सुनो। ठीक है, आगे चले, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है, आगे चल सकते हैं अपन। अच्छा, इसमें क्या चल रहा है आप ये देखो, डिबेंचर्स, डिबेंचर इश्यूज कोलैटरल सिक्योरिटी, थोड़ा सा कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम गया था। क्या हो रहा, तुम किसी से लोन ले रहे हो, तुम मतलब तुम्हारी कंपनी, जो कंपनी का केस चल रहा, वो कंपनी किसी से लोन ले रही, अब लोन लेते टाइम पे किसी को एज अ सिक्योरिटी बोल के कुछ चीज देनी पड़ती है, अब वो सिक्योरिटी के नाम पे तुम क्या दे रहे, तुम्हारे कंपनी के डिबेंचर्स, ये अलाउड है क्या? हाँ, दिस इज अलाउड। तो तुम क्या कर रहे, किसी से लोन ले रहे, उसको एज अ सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के खुद के कंपनी के ही डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, इट्स अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसने चल, ये हो गया, ये जो ट्रांजैक्शन है ये हो गया, अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करना है ये चीज चल रही। ठीक है, सपोज किसी से 1000 रुपीज का तुमको लोन लेना है, तो उसको सिक्योरिटी के तौर पे कुछ देना है, तुम इसको सिक्योरिटी के तौर पे क्या दे रहे, खुद के कंपनी के डिबेंचर्स। अच्छा मेरे को एक बात बोलो, 1000 का लोन है तो सामने वाले को सिर्फ 1000 दे दूं? कभी ऐसा नहीं होता है, जितना लोन की अमाउंट होती है उससे डेफिनेटली ज्यादा होगी किसकी अमाउंट, सिक्योरिटीज की, जो भी सिक्योरिटी तुम दे रहे हो लोन के अगेंस्ट, उसकी ज्यादा होंगी, 1200 1300, सपोज 1300 कंसिडर करते हैं, किसी से 1000 का लोन ले रही, उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी दे रही, मैं क्या दे रही, मेरे कंपनी के डिबेंचर्स, उस डिबेंचर की अमाउंट कितनी है, 1300। ठीक है, अब अगर इन केस इसने लोन रीपे कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लोन रिपे कर दिया, अपन सिक्योरिटी उसका कुछ आएगा नहीं, लोन रिपे हो गया, वो डिबेंचर होल्डर्स बना ही नहीं मेरा, अपन ने बराबर लोन रिपे कर दिया। अगर मैं लोन रिपे नहीं करती हूँ तो फिर क्या होता, ये कंपनी जिसने लोन रिपे नहीं किया और जिन्होंने एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी डिबेंचर्स दिए ना, अब वो कंपनी की सामने वाला डिबेंचर होल्डर बन जाता है। सपोज मैंने एसबीआई से लोन लिया था 1000 रुपए का, उसके अगेंस्ट मैंने 1300 रुपए की सिक्योरिटी दी, डिबेंचर्स दिए, अब मैं लोन रिपे नहीं कर रही हूँ, तो ये एसबीआई वाला मेरा 1300 का डिबेंचर होल्डर बन गया। अब बने तो इसको क्या, एसबीआई वाले को क्या मिल रहा, अब एसबीआई वाले को डिबेंचर होल्डर्स को नॉर्मली इंटरेस्ट देते थे, अब उसको भी मिलेंगे। ठीक है, अब ये बेनिफिट इसका हो गया। अब मेरे को बोलो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है, तो ये एसबीआई वाले को इंटरेस्ट दे रही, मेरा सपोज 10% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका। ठीक है, 10% डिबेंचर का मतलब ये जो भी होता है ना, 8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, इसका मतलब है डिबेंचर पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हुआ है। अच्छा, इंटरेस्ट किस पे लगाते हैं, इंटरेस्ट हर बार फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट करना, उसकी इशू प्राइस भाड़ में जाए कुछ भी होंगी, हर बार डिबेंचर का इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट करेंगे। सेम रूल एप्लीकेबल फॉर शेयर्स आल्सो, हर बार शेयर्स का इंटरेस्ट भी फेस वैल्यू पे होता है। इसलिए तुम मार्केट में ये न्यूज सुनते, वो कंपनी ने 200% डिबेंचर पे शेयर्स पे इंटरेस्ट दिया, सॉरी डिविडेंड दिया, या फिर डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया, कैसे होते 200%, उसकी फेस वैल्यू 1 रुपए होती, उस पर 200% मतलब 2 रुपए का ये दे दिया उसने डिविडेंड, वो न्यूज हो गई मार्केट में, 200% डिबेंचर का, सॉरी इन 200% डिविडेंड दे रहा, वो फेस वैल्यू पे रहता कभी भी। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, डिबेंचर का इंटरेस्ट भी हर बार फेस वैल्यू पर ही होता है। ठीक है, अच्छा अभी मेरे को बोलो 10% डिबेंचर है, अब मेरे को बोलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, कौन सी अमाउंट पे करूं, फेस वैल्यू पे करूं? अच्छा फेस वैल्यू, अब ये 1000 रुपए पे करना है या 1300 रुपए पे, 1000 पे या 1300 पे? तुम सिक्योरिटी कितने की दी है, 1300 की, और लोन की एक्चुअल में अमाउंट कितनी थी, 1000 रुपए,
तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब वो ओनली ऑन अमाउंट ऑफ लोन रहेगा। क्यों ऐसा? अरे भाई इस 1300 की तो बात ही नहीं चल रही थी, बात चल रही थी 1000 की। तो सिर्फ जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना तो किस पे करना, ये 1000 रुपए पे ही, 1000 रुपए का 10%। ठीक है, 1300 पे नहीं करना कभी भी। ये यहाँ ना इन्होंने लिख के दिया, द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ओनली ऑन अमाउंट ऑफ लोन, जो तुम्हारी अमाउंट ऑफ लोन है। अब होल्डर ऑफ डिबेंचर कौन है तुम्हारे केस में? ये एसबीआई, एसबीआई इज योर होल्डर ऑफ डिबेंचर। अब ये अमाउंट ऑफ लोन इसका कितना है? 1000 रुपए, उस पर ही इसको इंटरेस्ट मिलेगा। मैम मगर 1300 रुपए के तो डिबेंचर थे। बेटा डिबेंचर सिक्योरिटी 1300 की थी, पर एक्चुअल लोन अमाउंट कितने की? 1000, उस पर ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये चीज याद रखो। अब इसकी मेथड क्या है अकाउंटिंग की? पहली मेथड क्या बोलती? कोई टेंशन इस नहीं लेना, कोई एंट्री नहीं करना। तो फिर इसको करना क्या? वो क्या बोल रही है, एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड। क्योंकि आज डिबेंचर कुछ हो रहा है क्या इशू? आज वो मेरा डिबेंचर होल्डर बन गया क्या? नहीं। आज क्या हो रहा है, जस्ट तुम सामने वाले को सिक्योरिटी बोल के खुद के कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे, वो आज तुम्हारा डिबेंचर होल्डर नहीं बन रहा, तो सिक्योरिटी दे रहे, बस ये चीज नोट में डिस्प्ले कर दो बोले, बस दैट्स इट। नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, ये चीज पता है, नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं जब भी शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है। शेड्यूल 3 मेंशन है कंपनीज एक्ट 2013 में, एक फॉर्मेट दिया है, उसी फॉर्मेट में कंपनीज की बैलेंस शीट बनेगी, ये कंफर्म है, उसी फॉर्मेट में फॉलो करना है। तो फॉर्मेट में तुमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये हेड में लिखना है। अभी अपन ने देखा डिबेंचर्स भी कहाँ लिखते हैं, कौन से हेड में? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो जितने भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए तुम बोरो कर रहे हो किसी से पैसे, वो सभी के सभी ये हेड में डिस्क्लोज करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये हेड में। ठीक है, अच्छा उसमें और सब हेडिंग करे है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर मतलब जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी दी। अब भाई ये एसबीआई का जो लोन लिया उसके अगेंस्ट तो सिक्योरिटी दी है तुमने, खुद की कंपनी के कोलेटरल सिक्योरिटी दी है डिबेंचर्स बोलकर, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये मेन हेड है। उसमें सब हेड है सिक्योर्ड बोरोइंग्स। उसमें क्या? एसबीआई का लोन, और उसके नीचे एसबीआई का लोन कितने का? 1000 रुपए का। अपने क्वेश्चन में कितने का है? 1000 रुपए का है। तो एसबीआई का लोन है मेरे पास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिक्योर लोन। ठीक है, उसमें एसबीआई का लोन कितना? 1000 रुपए। उसके नीचे मैं नोट लिखूंगी ब्रैकेट में, क्या लिखना है? कोलैटरल सिक्योरिटी इसके अगेंस्ट दे रहे 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹1000, दैट्स इट। इतनी नोट लिख लो, इतना जो बोला है, कहीं कुछ नहीं करना, बस एक नोट में लिख दो जिसके अगेंस्ट तुम सिक्योरिटी दे रहे, जहां पे भी लोन के नीचे वो नोट लिख देना कि ये लोन के नीचे हम सिक्योरिटी बोल के हमारे कंपनी के 10% ₹1000 के डिबेंचर्स दे रहे, दैट्स इट, सिंपल बात है। अच्छा मेथड 2 क्या बोलता? नहीं ये गलत है, एक एंट्री करेंगे बोले। कौन सी एंट्री करेंगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट करेंगे बोले, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। मैम मगर अभी तो डिबेंचर्स इशू नहीं करे। हाँ एक्चुअली भी अभी डिबेंचर इशू नहीं कर रहे, अभी क्या हो रहा, जस्ट सामने वाले से तुम लोन ले रहे हो, बस इतनी बात चल रही, पर डिबेंचर की इन्होंने इशू करने की एंट्री कर दी। ये मेथड यही बोलता है, जिस टाइम पे लोन ले रहे उसी टाइम पे ये एंट्री पास कर दो। कौन सी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्यों बोला है? एक्चुअली सस्पेंस ही है, अगर लोन रीपे हो गया तो ये बात कुछ नहीं आएंगी, डिबेंचर होल्डर बनेगा ही नहीं वो सामने वाला। ठीक है, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एंट्री करो। अच्छा कितने की? तुम्हारे डिबेंचर्स कितने के थे रे? 1300 रुपए के थे। अपने केस में कितने के थे? 1300। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना? 1300। 1000 नहीं क्या? नहीं, डिबेंचर्स कितने के जा रहे? 1300, तो फिर 1300 की एंट्री होंगी। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 1300। अगर लोन रीपे हो गया तो रिवर्स एंट्री कर दो, जिस टाइम पे लोन रीपे हो गया इसकी पूरी रिवर्स एंट्री घुमा दो। ठीक है, अच्छा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ये बैलेंस शीट में कहां डिस्क्लोज करेंगे? असेट साइड। कौन से हेड में करेंगे रे? अदर नॉन करंट असेट, ये हेड में इसको डिस्क्लोज करना है। कौन से हेड में? अदर नॉन करंट असेट। तो ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा, कौन से हेड में? अदर नॉन करंट असेट। अच्छा ये डिबेंचर अकाउंट कहां जाएगा? इसका तो हेड है ना कंफर्म, कहां है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है,
लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इसमें जाएंगे। अच्छा उसमें कौन से सिक्योर लोन्स में क्या अनसिक्योर? देखो ये सिक्योरिटी किस पे दे रहे, जो लोन सिक्योर है उस पे। तो अगर उसका लोन एक सिक्योर हेड में जा रहा तो उसके रिलेटेड सिक्योरिटी भी सेम हेड में जाएंगी जहां इसका लोन जा रहा। लोन सिक्योर है तो डिबेंचर की सिक्योरिटी भी वहीं दिखाओ, डिबेंचर अकाउंट भी वहीं दिखाएंगे। कौन से हेड में? सिक्योर लोन में। ठीक है, क्यों दिखा रही? क्योंकि जिस लोन के अगेंस्ट मैंने ये सिक्योरिटी दी वो मैं कहां दिखा रही? सिक्योर लोन में। तो सेम हेडिंग इसको भी देंगे। ठीक है, चलो। अच्छा अभी एक अकाउंट देखा था अपन ने, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट देखा था। रिडम्पशन प्रीमियम, मेरे को बोलो ये कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है रे? और ये कहाँ जाता बैलेंस शीट में? ये पर्सनल अकाउंट है। कौन सा? पर्सनल अकाउंट है। और ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। पेमेंट पेबल है ना, तुमको पैसा पे करना है। डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, चलो। अच्छा डिवेंचर्स, अच्छा ये जो दो मेथड बताइए इसमें पहली मेथड लॉजिकल है जो बोलती है कोई एंट्री नहीं करना, जस्ट एक नोट दे दो, दैट्स इट। मेथड 2 जो है वो इलॉजिकल, खाली फुकट एंट्री करने के लिए बोल रही, जब पेमेंट कर रहे तो वापस रिवर्स एंट्री करते, ये फालतू की मेथड है। ठीक है, अच्छा इश्यू ऑफ डिवेंचर इन अ कंसिडरेशन अदर देन शेयर्स, सो अदर देन कैश, शेयर्स नहीं। तो ये जमता है क्या ऐसा? हाँ, नहीं जमने को क्या है, चलता, सब चलता। क्या हो रहा है यहाँ पे? डिबेंचर्स तुम एज अ कंसिडरेशन बोल के किसी को दे रहे, कैश की जगह डिबेंचर्स इशू कर रहे अपने कंपनी के। सपोज किसी का एक पूरा बिजनेस परचेस कर रहे, उसके बिजनेस में कितने, सुनो, कितने असेट्स है? पूरे 1000 रुपए के असेट्स है, बोले सिर्फ 1000 रुपए के असेट्स है। उसके पास लाइबिलिटीज कितनी है? पूरे बिजनेस में 200 रुपए की लाइबिलिटी है, और तुमको डिसाइड हुआ है कि 800 रुपए देना है। तो एंट्री होंगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 1000 टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 200 टू वेंडर अकाउंट 800। वेंडर अकाउंट मतलब परचेज कंसिडरेशन से हर बार क्रेडिट होगा जितनी भी तुम्हारी परचेज कंसिडरेशन है। ठीक है, 800 रुपए से है परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो अब एंट्री क्या है? सन्ड्री एसेट्स, हर एसेट को इंडिविजुअली डेबिट करो, ये चीज याद रखो, हर एसेट को इंडिविजुअली डेबिट करो। लैंड बिल्डिंग जितने एसेट है सबको सेपरेट डेबिट करना, ऐसा नहीं कि सन्ड्री एसेट्स एक साथ ही, नहीं, हर एसेट को इंडिविजुअली डेबिट करना। हर लाइबिलिटीज को इंडिविजुअली क्रेडिट करना, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट जितने भी है, टू वेंडर अकाउंट 800। अब ये वेंडर को क्या बोल रहे अपन? 800 रुपए की जगह मैं मेरे कंपनी के 10% 80 डिबेंचर्स तेको देती हूँ, एक डिबेंचर की वैल्यू 10 रुपए। ठीक है, तो अब वेंडर अकाउंट डेबिट 800 टू डिबेंचर 10% डिबेंचर अकाउंट कितना? 800। ठीक है, ये एंट्री है। तो परचेस कंसिडरेशन, तो उसको कितने नंबर ऑफ डिबेंचर तुम इशू कर रहे हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू कर रहे हैं ये देखने के लिए फॉर्मूला कैसा है पता है क्या? परचेज कंसिडरेशन, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन जो तुम्हारी है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। सीधे सीधे जो भी तुम्हारी इशू प्राइस है, अगर सपोज ये 800 रुपए की मैं 10 रुपए पे इशू नहीं करती थी, मैं अगर ये इशू करती थी एक डिबेंचर 8 रुपए पे, कितने पे इशू कर रही? 8 रुपए पे, डिस्काउंट पे दे रही। 10 रुपए की इशू प्राइस थी, फेस वैल्यू थी, वो मैं 8 रुपए पे इशू कर रही। फेस वैल्यू कितनी? 10 रुपए। तुम इशू कितने पे कर रहे? 8 पे कर रहे। तो अभी तुमको परचेज कंसिडरेशन कितनी? 800। इशू प्राइस कितनी? 8 रुपए। 8 रुपए से डिवाइड करो 100 रुपए, 100 डिबेंचर्स, 100 नंबर ऑफ डिबेंचर्स तुमको इशू करने पड़ेंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या होती? वेंडर अकाउंट डेबिट 800। ठीक है, वेंडर अकाउंट डेबिट 800, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना? एक डिबेंचर पे कितना? 2 रुपए का डिस्काउंट है, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू कर रहे? सो 100 इंटू 2, 200। तो एंट्री कैसी हो रही? देखो एंट्री क्या हो रही? एंट्री हो रही वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर अकाउंट डेबिट 800 क्यों? अरे भाई 800 उसको देना है, ठीक है, 800 उसको पे करना है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना डेबिट? 200। कैसे 200? 100 नंबर ऑफ डिबेंचर्स आए इंटू 2 टू 10% डिबेंचर अकाउंट।
कितना 1000 पूरा 1000 कैसे 100 नंबर ऑफ डिबेंचर है, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए, हो गया 1000। ठीक है, ये चीज सबको समझी है। डिस्काउंट रहा तब कैसे करना, जब पार पे इशू कर रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर 800 तो पार पे इशू कर रहे थे, मतलब इशू प्राइस कितनी थी मेरी 10 रुपए। 800 इज योर परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करो, कितना हो रहा 10 रुपए। तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स देने पड़ रहे थे 80। जब डिस्काउंट पे दे रहे तब कितने देने पड़ रहे 100। ठीक है, अगर मेरे को इसको प्रीमियम पे इशू करना है, प्रीमियम मतलब 800 तुम्हारी परचेज कंसिडरेशन है और इसको प्रीमियम पे देना है, मतलब एक डिबेंचर मैं 12 रुपए पे इशू कर रही हूँ, कितना होता बोलो बोला, नहीं 12 नहीं, फिर ऐसा लो कि वो पॉइंट में ना आए, 14 करो, क्या करते करो 16 16 कर दो, शायद 16 से पॉइंट में नहीं आएंगे, 16 कर दो, 16 करो, पॉइंट में नहीं आना आंसर, इसलिए मेरा चल रहा है। 50 डिबेंचर्स देने पड़ रहे, तो फिर अब एंट्री क्या होंगी, देखो एंट्री होती वेंडर अकाउंट डेबिट 800 टू 10% डिबेंचर्स कितने रहे, कितने डिबेंचर्स इशू कर रही मैं 50, 50 इंटू इशू प्राइस कितनी है, इशू प्राइस 10 रुपए, 10 रुपए इशू रुपीस 10 रुपए 500 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम कितना है एक डिबेंचर के पीछे कितना 6 रुपए, 6 इंटू 50 300 हो रहा क्या, ये एंट्री हो गई। ठीक है, करेक्ट। चलो बराबर। अगर सपोज सन्ड्री असेट्स, उसके पास ना पूरे असेट से बोले 1000 रुपए के, उसके पास लाइबिलिटीज है कितने की है 300 रुपए की। ठीक है, पर मैं ये बिजनेस परचेज कर रही, कितने में कर रही, मैं कर रही 800 में, तो ये कैसा हुआ, कैसा हुआ तुम्हारे हिसाब से बिजनेस की वैल्यू कितनी आती, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये तुम्हारे बिजनेस की वैल्यू है, असेट माइनस लाइबिलिटीज ये वैल्यू है। तुम क्या बोल रहे हो, नहीं मैं तो 800 में कर रही, तो क्यों कर रहे हो तुम उसके बिजनेस की, क्योंकि उसके बिजनेस में गुडविल है, 700 रुपए वैल्यू होते हुए भी तुम रेडी है 800 देकर खरीदने के लिए, मतलब उस बिजनेस में उसकी गुडविल है, तो उसकी एंट्री कैसे होंगी पता है क्या, असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट कितना हो रहा 800। ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट करो कितना 100, ये बैलेंसिंग फिगर रहता मोस्टली। टू लाइबिलिटीज कितने, लाइबिलिटीज कितने थे 300 कितने, नहीं 1000 रुपए का था ना रे, असेट 1000 रुपए का था, गुडविल 100 रुपए का था, लाइबिलिटीज थे 300 के। टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट हर बार कितने पे रहेगा मालूम क्या, वेंडर अकाउंट हर बार जितनी भी तुम्हारी परचेज कंसिडरेशन रहेगी उतने पे रहेगा। परचेज कंसिडरेशन इस बार कितनी तय हुई 800, 800 पे रहेगा, देखो टैली हो रहा क्या 1100 1100 हो गया, उसकी गुडविल है इसलिए अपन एक्स्ट्रा दे रहे। अगर मेरे को ये बिजनेस मैं डिसाइड कर रही, मैं बोले नहीं मैं 600 में खरीद रही, क्यों, अभी उसके बिजनेस की एक्चुअल में देखे तो वैल्यू कितनी हो रही है, असेट है 1000 रुपए के, लाइबिलिटीज है 300 की, तो बिजनेस की वैल्यू कितनी रहती है, असेट माइनस लाइबिलिटी कितनी वैल्यू हो रही 700, पर तुम खरीद रहे कितने पे 600, ऐसा क्यों, ना इंसाफी हो रही, उसके बिजनेस में कुछ गुडविल नहीं बोले। तो अब एंट्री क्या है, असेट अकाउंट, असेट कितने बिजनेस में 1000 रुपए। ठीक है, अच्छा टू क्या लाइबिलिटीज कितनी है रे, कितनी है देखो 300। अच्छा टू वेंडर, वेंडर अकाउंट कितने पे रहेगा, वेंडर अकाउंट वो अमाउंट पे रहेगा जो तुम्हारी परचेज कंसिडरेशन है। इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन कितनी है 600, 800 पहले थी, ये क्वेश्चन में 600 है। अच्छा फिर 100 रुपए का गैप आ रहा, वो किधर डालेंगे, कैपिटल रिजर्व नाम की एक चीज लेके आते हैं, क्या कैपिटल रिजर्व। तो ये कैसा रहेगा, ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा, बैलेंसिंग फिगर 100 रुपीज डाल दो। ठीक है, मैंने पूरे तीनों केसेस बता दिए। तुम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो क्या, प्रीमियम पे कर रहे हो तो क्या, अच्छा तुम खरीद रहे वक्त ही
गुडविल पे है, उसकी मतलब ज्यादा प्राइस देके खरीद रहे, सेम प्राइस पे खरीद रहे, या फिर कम प्राइस पे खरीद रहे, तब क्या? अगर 700 प्राइस निकल रही है एंड यू आर रेडी टू पे 800, मतलब बिजनेस की गुडविल है। अगर 700 प्राइस निकल रही, तुम सिर्फ 600 में खरीद रहे, मतलब बिजनेस में कोई गुडविल ही नहीं है। तो 100 रुपए कहां जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ठीक है, हो गया। उस मेरे हिसाब से ये चीज, हर चीज कवर है। सेम ये केसेस कहाँ पे आएंगे तुमको पता है क्या? शेयर्स में भी ऐसे ही रहेंगे। चलो, अभी क्या हो रहा? डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अभी तुमने पढ़े डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इश्यू डिबेंचर कैसे रहते हैं। एक तो ना दो टाइप से डिबेंचर रीपे कर सकते तुम। कैसे? सपोज ₹1,00,000 का डिबेंचर है, तुमने डिसाइड कर दिया ये जो ₹1,00,000 के डिबेंचर है मैं पूरे के पूरे 5 साल के बाद रिटर्न कर दूंगा, वन शॉट पेमेंट है बोले, 5 साल के बाद पूरे डिबेंचर्स को एक साथ रिपे कर देंगे। ये एक हो गया। अभी ये सपोज ₹10 का डिबेंचर है, फेस वैल्यू मैं इशू कर रही हूँ ₹9 में, कितने? 1,00,000 डिबेंचर्स है, तो डिस्काउंट कितना है? ₹1 एक डिबेंचर के। तो पूरे डिबेंचर्स पे कितना डिस्काउंट हो रहा? 1,00,000 डिबेंचर्स है, एक डिबेंचर के पीछे कितना? ₹1। तो ₹1,00,000 डिस्काउंट हो रहा क्या मेरे को? अच्छा, पूरे डिबेंचर्स पे ₹1,00,000 का डिस्काउंट हो रहा, पर ये मैं कब रिपे कर रही? वन शॉट पेमेंट है, एक के साथ पूरा रिपे कर दे रही। कब? एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो मेरे पास ये डिस्काउंट है, तुमने बोला अभी रिकॉर्ड करना। अपनी बात हुई थी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के हिसाब से, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अभी के अभी रिकॉर्ड करना है। अगर मैं एक के साथ ये पूरा ₹1,00,000 डाल दूं, बहुत बड़ा लॉस आएगा उस साल में। पर वो एक साल का है क्या? नहीं, वो पूरे एंटायर ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर तुम स्प्रेड करो ना। एक ही साथ कर देंगे तो बहुत गंदा लॉस आएगा उस साल में, तो उसको स्प्रेड करना है। कितने साल में? जब से तुमने डिबेंचर लिया उस दिन से जिस दिन तक तुम रिडीम करने वाले, वो पूरे एंटायर लाइफ बोलते हैं उस पूरे पीरियड को। तो पूरे एंटायर लाइफ में तुमको डिबेंचर पे जो लॉस आ रहा उसको स्प्रेड करना है हर साल में। तो अभी 1,00,000 लॉस आया, ये कितने साल चल रहा? 5 साल। तो हर साल कितना दू फिर लॉस का शेयर? 20,000 एवरी ईयर डिबेंचर का लॉस आ रहा 20,000। तो हर साल सिर्फ 20,000 ही लॉस तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। हो रहा क्या? पहले भी 1,00,000 जा रहे थे, अभी भी 1,00,000 जा रहे। बस पहले क्या हो रहा था? 1,00,000 एक साथ डाल रहे थे, जिस वजह से बहुत गंदा लॉस आ रहा था। अब मैं उसको स्प्रेड कर रही, हर साल 20,000 डाल रही, तो मेरा एक साथ बहुत बड़ा लॉस नहीं दिखेगा। ये चीज सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है किसी एक साल का नहीं है, वो पूरे पीरियड ऑफ डिबेंचर के लिए, जितना एंटायर लाइफ है उतने पीरियड के लिए डिबेंचर का डिस्काउंट एक्सपेंस हुआ। अच्छा, ये तो इजी हो गया बोले। अगर इनका दिमाग घूमे वाला है और ये भाई साहब बोल रहे ऐसे नहीं, हम रिपेमेंट अलग सिस्टम है बोले हमारी। क्या है बोले? एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ हम 2-2 लाख, सॉरी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मैं 2 लाख रिपे करते जा रही, ऐसी सिस्टम है। तो पहले कितना था? 1,00,000 के डिबेंचर से तुम्हारे पास अपनी ये चीज चल रही थी, 1,00,000 के डिबेंचर, उसकी फेस वैल्यू कितनी है? ₹10, मतलब 10 लाख है फर्स्ट ईयर में। तुम 10 लाख हो रहा, अभी 10 लाख हर साल 2-2 लाख रिपे कर रहे। तो पहले साल तुम कितने? 2 लाख रिपे कर दिए, फिर नेक्स्ट ईयर कितने बचे? 8 लाख, फिर उसके नेक्स्ट ईयर कितने बचे? 6, फिर 4, 3, 2, ऐसा हो जाएंगे। तो अब ये जो हर साल कम कम हो रहा है ना, तो बेनिफिट मेरे पास पैसा यूज करने के लिए कम कम है क्या? पहले मैं फर्स्ट ईयर में मेरे पास पूरे 10 लाख थे, सेकेंड ईयर में मेरे पास जस्ट 8 लाख है, थर्ड ईयर में जस्ट 6 लाख है। तो मेरे जो ये कम कम बेनिफिट कम हो रहा, मेरे को पैसा यूज करने के लिए कम हो रहा, इसी रेशो में तुम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डिबेंचर का डिस्काउंट। डिबेंचर का डिस्काउंट कितना आ रहा था? 1 लाख आ रहा था, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो 10:8:6:4:2 में। ठीक है, ये रेशियो में तुम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब वन टाइम पे पेमेंट कर रहे तो कौन से मेथड से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड से। और जब तुम अलग अलग डिफरेंट डेट्स पे इश्यू कर रहे तो कौन से मेथड से करते? इसको अपन इसको करते कौन से मेथड से बच्चा? अपन इसको करते सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से। कौन से मेथड से? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से। ठीक है, एक सेकंड रुको। हेलो, हाँ सर बोलिए, मैं रिवीजन क्लास ले रही हूँ। 4 बजे रखा है सर।
है, सब अच्छे बोल रहे थे ना, नहीं रखना है ना कि रखना। अरे पर सिर्फ 3 तो सब लेसन है सर, इतना बड़ा पेपर कैसे बनाऊं? ठीक है कर देंगे, पर 4 से 6 2 घंटे का रखते, बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा पहले? हाँ। ठीक है। हाँ चलो, कहाँ थे अपन? ये हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब लास्ट पॉइंट डिबेंचर्स का क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या चल रहा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या है? अच्छा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ता, अभी अपन बात कर रहे थे कौन से, किस पे देते हैं डिबेंचर का इंटरेस्ट? हर बार फेस वैल्यू पे ही देना होता है। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब जो तुम्हारी फेस वैल्यू डिबेंचर्स की। ठीक है, अच्छा इसमें ना ये हो सकता है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रहे, क्वार्टरली पे कर रहे, फुल ईयरली कर रहे, इट्स ऑप्शन, तुम ये कर सकते। तो ये केस में क्या हो रहा, डिबेंचर का सपोज ₹1,00,000 इंटरेस्ट निकल रहा ना, तो ये पूरा की पूरा डिबेंचर होल्डर को पे मत करो, इसमें से 10% का टीडीएस डिडक्ट करना है। 10% टीडीएस मतलब ये काइंड ऑफ टैक्स है जो गवर्नमेंट को पे करना है। तो तुमको क्या है, तुमको किसको भी देना है 1,00,000, तुम्हारे लिए तो 1,00,000 किसको भी देना चाहिए, उसमें से 10,000 अपन किसको दे रहे, गवर्नमेंट को दे रहे 10%। ठीक है, और रिमेनिंग कितना है 90,000 किसको दे रहे, डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे। अपने लिए क्या है, अपने जेब से तो ऐसे भी 1,00,000 जाने थे, वैसे भी जाने, तो बस मेरे को 10% गवर्नमेंट को देना है, बाकी बचे वाले डिबेंचर होल्डर को देना है। ठीक है, ये चीज तुमको ध्यान रखनी है। तो पहले कभी भी डिबेंचर का इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री करो, उसका इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री होती डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस अकाउंट। जैसे सपोज 1,00,000 का डिबेंचर है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा तुम्हारा कितने से, 1,00,000 से। कितने से हो रहा, 1,00,000। ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर कितना, डिबेंचर होल्डर को कितना दे रहे तुम अल्टीमेटली, सिर्फ 90 ना, 10,000 तो गवर्नमेंट को देना ना, 90,000। ठीक है, टू टीडीएस, टीडीएस कितने का, 10,000 का। ये पहले क्या कर दिए मैंने, एंट्री करी ड्यू की, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। पेमेंट की एंट्री क्या होंगी, पेमेंट मतलब बैंक अकाउंट खाली हो रहा पहले तो फिर एंट्री होती डिबेंचर होल्डर पेमेंट कर रहे थे अपन पहले, उसको ड्यू करके रखे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 90,000। ठीक है, डिबेंचर होल्डर कितने से डेबिट हो रहा है, 90,000 से। ओके, देन क्या, टीडीएस अकाउंट डेबिट, इसको भी ड्यू करके रखे 10,000 टू बैंक अकाउंट, कितना पे हो गया, 1,00,000 पूरा हो गया क्या, पूरा पेमेंट हो गया, यस पूरा पूरा पेमेंट हो गया है। ठीक है, फिर ठीक है ना, चलता, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन में ये किया देखो इन्होंने, क्वेश्चन में ये चीज करी है, मॉड्यूल में लिखते वक्त उन्होंने थोड़ा अलग किया है। इन्होंने ड्यू करते हुए क्या कर दिया, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पूरा डिबेंचर होल्डर को, फिर ड्यू जब पेमेंट कर रहे तब बाइफिकेशन कर रहे कि पूरा डिबेंचर होल्डर को नहीं है, उसमें से कुछ इसको जा रहा है, टीडीएस को जा रहा है, ऐसा किया है। तो तुम दोनों मेथड से कर सकते, मॉड्यूल में आंसर में ये चीज की है। अच्छा, जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है ये नॉमिनल अकाउंट है, हर नॉमिनल अकाउंट हर साल क्लोज होता है ईयर एंड पे, क्लोज होने के बाद कहाँ डालते हैं उसका पैसा, जो भी बैलेंस उसका कहाँ डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है वो भी कैलकुलेट करो, उतना इस साल का शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालो। ठीक है, मेरे हिसाब से डिबेंचर्स पूरा हो गया है, मेरे साइड से कोई डिबेंचर में कमी नहीं। इतना डिटेलिंग इसलिए पढ़ाई, हर बच्चा छोड़ के जाता है इसको और फिर एंड में कुछ समझता नहीं। कभी कभी इसका भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि नहीं चाहता है, आया तो 5 से 10 मार्क के लिए मिनिमम, 5 मार्क्स तो मिनिमम, कहीं नहीं। ठीक है, अब मेरे साइड से हो गया, किसी का क्या डाउट है पूछ सकते हो। अच्छा, अकाउंट करंट जो है ना, अभी मेरी ना बोलने की हालत नहीं है अकाउंट करंट, तो आज रात में 9 बजे लेते हैं अकाउंट करंट, मैं मैसेज डाल देती हूँ। आई नो, मेरे को लगा था शायद हो जाएगा, 1.5 घंटा बोला था अपना, ये 1.25 घंटा चला, और तुम्हारे ऊपर के डाउट।
ठीक है। अकाउंट करंट मैं 9 बजे लेती, आज ही रात में ले लेंगे 9 बजे। और मेरे को याद है एनटीसी लेना है तुम्हारा। एनटीसी के हिसाब से मैं 2 दिन मेरा नहीं होगा बीच में, 9 तारीख को लेंगे अपन एनटीसी। तो 9 तारीख को कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? अपना टाइम सेम 8 से 10 ही रखते हैं रात का, वो बेनिफिशियल रहेगा सभी के लिए। 9 तारीख को आज मैं अकाउंट करंट लेती, आज कितनी तारीख है? 6 तारीख है। आज मैं अकाउंट करंट लेती, 9 तारीख के दिन अपन एनटीसी लेंगे। ठीक है, चलेगा क्या सबको? कहाँ मैसेज कर रहे कि नहीं कर रहे? मेरे को याद है तुमने मेरे को जितने लेसन बोले मैं हर चीज कवर करा देती हूँ। जो मेरे से बात हुई है वो चीज हो जाएगी। चलेगा? एनटीसी 9 तारीख को लेते, तो फिर मतलब आज का होने के बाद अपना छुट्टी है 2 दिन की, मतलब मैं नहीं ले रही, बाकी कोई फैकल्टीज लेंगी। फिर 9 तारीख को अपन रात में 8 से 10 लेके 2 घंटे लेके खत्म कर देंगे। ठीक है? अच्छा, किसी को कुछ पूछना है? डिवेंचर का सेशन अच्छा हुआ? सबको सब चीजें समझिए क्या? ये बहुत डिटेलिंग में गया क्योंकि ये चैप्टर बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं, इसलिए मैंने हर चीज कवर करे। अब मैं जो चीज कवर कर रही हूँ बेटा, वो उसी टाइम पे पढ़ लो। ठीक है? इमीडिएटली पढ़ लो तो चीजें कंफर्म हो जाएंगी। जो चीज नहीं समझ रही मैं हूं। ठीक है? अच्छा, डोंट वरी, एग्जाम आ रही है, पेट में गड़बड़ हो रहा है, सब हो रहा है, सब चलेगा और नॉर्मल है ये सब चीजें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स ओके पर तुम पढ़ाई करो, इसकी वजह से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है? अच्छे से पढ़ो, तुम हर चीज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तुम्हें चीजें सब याद भी है। अभी खुद पे सेल्फ डाउट करने का टाइम नहीं है, खुद पे यकीन रखो, हर चीज बराबर हो जाएगी। ठीक है? ओके, सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट। एक चीज याद रखो, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं, मंजिल उसे नहीं मिलती रहती जिसके सपने बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। तुमको जिद पे अड़ के पढ़ना है बस। अब मेरे को करना चाहिए, नौबत रखो, आर या पार की लड़ाई चल रही है अपनी, अपनी है, सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी है तुम्हारे साथ साथ। ठीक है? तो डोंट वरी, अच्छे से पढ़ो, कोई टेंशन मत लो, पढ़ना है बस, जो रिजल्ट आएगा देख लेंगे, पढ़ने की हालत रखो बस। ठीक है? चलो ओके, किसी को कुछ पूछना है या मीटिंग एंड करूं मैं? अभी इतने सीरियस होने चाहिए तुम पढ़ाई के लेकर कि नींद वगैरह ये सब चीजें ना एक टाइम के बाद मायने नहीं रखती है। अब तुम्हारा वो लेवल रहना चाहिए। बहुत नींद आ रही, ये नहीं होता, जब अपने को सामने चीज दिखते रहती इंसान को नींद भी उड़ जाती। ठीक है? बात ये रहती कि जिसको सिर्फ सपने देखना है उसके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, जिसको सपने पूरे करना है उसके लिए पूरा दिन छोटा पड़ता है। और अभी अपना सपने पूरे करने का टाइम है और तुम कर सकते हो, तुम्हारे में बहुत ताकत है, भरोसा रखो खुद पे। ठीक है? चलो ओके देन, आज शाम में मिलते हैं, बाय बाय। 9 बजे मैं टाइम डालती हूँ। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कोई पूछ ही नहीं रहा है? क्या है वो आखिरी एंट्री में, क्या डाउट था? मैंने जस्ट बंद किया क्या? क्या डाउट है बोल, कब से पूछ रही, बोलना भाई। हाँ, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ कर रहे, कौन सी आखिरी एंट्री? अजिंक्य मैं माइक ऑन कर देती तो वैसे बोल, शायद अगर बोल सकता है तो। हाँ, तुम ऑन कर सकते हो। किसकी आखिरी एंट्री? पहले तो मैंने यहाँ लिखे वाली ये वाली एंट्री की बात चल रही कि क्वेश्चन की? मैम वो क्वेश्चन में कि नहीं, क्या आखिरी में देखो हाँ, मॉड्यूल के। अच्छा हाँ, मॉड्यूल का, ठीक है। हाँ, उसमें जो 30,000 लिखा है ना, P&L अकाउंट टू हाँ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, हाँ वो ना मतलब रिटर्न ऑफ करना मैम 1,50,000 का, हाँ म्हणजे 5 1/5 में हाँ, 5 साल 150। में।
हाँ, जैसे अभी मैंने बताया कि वो वन टाइम में रीपे कर रहा है ना, एक साथ ही पूरा रीपे कर दिया, वन शॉट रीपेमेंट है। वन शॉट मतलब एक ही साथ पूरा रीपेमेंट हो रहा, इसलिए फिर उसको अपन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 150 को। हाँ मैम, खाली वो डाउट था। हाँ वो वैसे 1,50,000 को पूरा एक साथ रीपे कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मैम। और 5th ईयर की बात कर रहे हैं, इसलिए 1,50,000 इंटू 1/5 किया है। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? नहीं? बंद करूं फिर? क्या लेना है दिनेश सर को, क्या लेने बोलना है वो मेरे को बोलो। जैसे तुम मेरे को बोल दिए, मेरे को शायद सभी हो गए ना, एनटीसी और अकाउंट करंट आज हो जाएगा, मेरे केस में सिर्फ तुम्हारा एनटीसी बाकी है। बीआरएस, सच में बीआरएस की जरूरत है? एक्चुअली बीआरएस बहुत इजी है रे, क्या बीआरएस लेना है तुमको? आई डोंट नो। हाँ, रेक्टिफिकेशन एक बोल सकते हैं सर को, एक्चुअल में रेक्टिफिकेशन के चांसेस रहते हैं, रेक्टिफिकेशन बोल सकते हैं। बीआरएस बहुत इजी है। इन्वेंटरी भी बोलना है क्या? इन्वेंटरी में वो स्टॉक टेकिंग वाला, ठीक है। रेक्टिफिकेशन और इन्वेंटरी, ठीक है। अमेंडमेंट कैश बुक क्या? ठीक है, बीआरएस में मैं सर को बोल देती, बीआरएस में वो अमेंडमेंट कैश बुक। अच्छा, अकोमोडेशन बिल वाला तुमको प्रॉब्लम हार्ड जा रहा क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज, अब मेरे को वो याद आया बोलते बोलते। नहीं ना? हाँ ठीक है, फिर नहीं जा रहा तो गुड, वेल एंड गुड। ठीक है, फिर अकाउंट करंट आज शाम में मैं लेती, रेक्टिफिकेशन इन्वेंट्रीज दिनेश सर को लेने बोलते, और बीआरएस का जो तुम बोल रहे एडजस्टेड कैश बुक कब बनाना एंड ऑल। ठीक है, ओके चलो, बोल देती मैं सर को, जेएलपी लेने के लिए ये राव सर को भी बोल दिया है, ठीक है। ओके, बाय बाय।